नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। हमारे पास ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा है कि भारत का अपवाद तंत्र, और भारत के अपवाद तंत्र में हम सबसे पहले मुख्य रूप से पढ़ते हैं नदियों को। तो नदियों को भी हमने दो भागों में बांटा गया था कि एक तो हमारे पास में थी हिमालय से निकलने वाली नदियां, और सेकंड में थी प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी कौन सी थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, अगर इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंधु नदी अपवाद तंत्र, बहुत अच्छे से सिंधु नदी अपवाद तंत्र। फिर आए थे हमारे पास में सेकंड नंबर पे गंगा नदी अपवाद तंत्र। थर्ड पे आता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र। इनमें से हम बात करेंगे तो सिंधु नदी अपवाद तंत्र को भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। एक क्लास हमारे पास में गंगा नदी अपवाद तंत्र की हो चुकी है, और गंगा नदी अपवाद तंत्र में हमारे पास जो क्लास हुई है उनको भी हम देखेंगे भी। जो हमारे पास बाएं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हमारे पास में बचेगी दाएं ओर से आने वाली कुछ सहायक नदियां। वो देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या हमारे पास में रहता है। जो पीछे की क्लास पढ़ी थी हमने, उसमें देखा था कि गंगा नदी, उसका नाम कहां पर होता है और कहां कहां पर इनके नाम चेंज होते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहें तो हिमालय में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी अपने को, बंदरपुंछ, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मुख्य रूप से जो गंगा नदी का उद्गम होगा, ये केदारनाथ और गंगोत्री से दो जलधाराएं आती हैं। गंगोत्री से आती है भागीरथी, और बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। जब ये दोनों जलधाराएं देवप्रयाग के पास में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। और ये फिर आगे हरिद्वार के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास में ये आगे चलेगी तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ से हमारे पास में जो बाएं ओर से आने वाली सहायक नदियां थी हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। 5 हमारे यहाँ पर प्रयाग भी बन रहे थे, उनको भी बहुत अच्छे से देखा था। जो स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो भी जरूर देखें। वो उसके बगैर ये वीडियो देखना भाई उसके लिए बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली बात है। बेसिक हमारे पास में बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में जब पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियां आ रही थी, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा ये हमारे पास में बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे पूर्वी नदी है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आज हमारे पास में पढ़ेंगे कि दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो इसमें से दाएं ओर से सहायक यानी कि दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियां, तो इनमें से हम बात करते हैं तो सबसे पहले बंदरपुंछ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ये यमुना नदी इस प्रकार से चलेगी और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद मुख्य नदी आती है हमारे पास में सोन नदी, जिसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये भी हमारे पास में, इसको भी डिटेल में देखेंगे। और ये कहाँ पर, बिहार में पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। और जो उसके बाद छोटी मोटी सहायक नदियां आएंगी वो हमारे पास में यमुना की सहायक नदियां मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास में आज का टॉपिक क्या रहेगा कि गंगा नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां वो कौन सी आती है। तो सबसे पहले यही है भाई, इसको समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। क्या आएगा, दाएं ओर से गंगा की सहायक नदियां। कौन सी आती है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास में यमुना, और यमुना की सहायक नदी आएगी। सबसे पहले आता है हमारे पास में टोंस नदी, बिल्कुल छोटी सी है, सहायक नदी आती है। फिर बात आएगी गंभीरी की। गंभीरी के बाद में आती है चंबल। चंबल के बाद में आती है सिंध, बेतवा, केन। ये इनकी सहायक नदियां जो कि यमुना की सहायक नदियां आती हैं। फिर हमारे पास में एक मुख्य नदी और बच जाती है जिसका नाम है सोन नदी। ये नदियां हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नदी आएगी, यमुना नदी।
अगर हम यमुना नदी को मैप से देखेंगे तो यहाँ से इसका उद्गम होता है बंदरपुंछ की पहाड़ी से, और ये उत्तराखंड से चलती है, फिर उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाते हुए आगे ये उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर पुणे उत्तर प्रदेश में जाएगी और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो और गंगा नदी में मिलती है तब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, देखेंगे तो यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ की पहाड़ी से होता है। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी, इसका उद्गम के बारे में हमें पता होना चाहिए। उद्गम बंदरपुंछ की पहाड़ी, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद से होता है। और ये हिमनद की और भी बात कर ली जाए, हिमनद, तो ये कौन से पर्वत का हिस्सा माना जाता है? ये कुमायूं हिमालय में, गढ़वाल हिमालय का पार्ट माना जाता है। तो कहें तो भाई ये बंदरपुंछ की पहाड़ी में कहां पर मिलेगी यमुनोत्री हिमनद? तो गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय, यह भी हमें पता होना चाहिए। हरियाणा जीके में तो भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न माना जाता है भाई। गढ़वाल हिमालय क्या था? जो कुमायूं हिमालय है उसको दो भागों में बांटा जाता है। जो पश्चिम में आता है उसको हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो पूर्व में आएगा उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास में बात करेंगे, ये नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यह भी हमें पता होना चाहिए। और ये क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और उसका उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। यानी कि हिमालय का से निकलने वाली एकमात्र यमुना नदी जो कि दाहिने ओर से मिलती है, और जो अन्य नदियां आएंगी सभी उनका उद्गम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से होगा, मालवा के पठार से होगा या विंध्या के पहाड़ियों से होगा। एकमात्र यमुना नदी जो दाहिने तट पर मिलती है, एकमात्र हिमालय से निकलने वाली और दाएं तट पर मिलने वाली नदी, दाएं तट पर मिलने वाली नदी। और इसकी और खास बात की बात करें तो ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यह भी हमें पता होना चाहिए। अगर इसी को हम दोबारा से मैप के जरिए देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि बंदरपुंछ से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से गढ़वाल हिमालय से निकलती है, और उसके बाद में ये यानी कि दाएं तट पर मिलने वाली हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है, और प्रयागराज में ये गंगा से मिल रही है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम इनकी कुछ सहायक नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास में टोंस नदी, फिर आता है गंभीरी नदी, फिर आएगा चंबल नदी, और चंबल की कुछ सहायक नदियां आती है शिप्रा, काली सिंध, एक दो नदियां और आएंगी, फिर सिंध, बेतवा, केन, ये भी हमारे पास में यमुना की सहायक नदी आएंगी। इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो हमारे पास में आगे क्या बात रहेगी कि यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, सबसे पहले आते हैं हमारे पास में टोंस। बस पता होना चाहिए कि टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सेकंड में हम बात करेंगे गंभीरी,
गंभीरी ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और इस नदी पर राजस्थान में एक पक्षी अभ्यारण्य भी बना हुआ है जिसका नाम है केवला देवगाना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान में। या फिर हम कह सकते हैं कि केवला देवगाना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां पर है? राजस्थान में। केवला देवगाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में इस नदी पर बना हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में बात करेंगे, एक नदी और आएगी चंबल। थर्ड नंबर पे आती है चंबल नदी। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है अभी, जैसे चंबल और जैसे ही चरमबती। प्राचीन नाम चरमबती। अगर हम इसके उद्गम की बात करेंगे, उद्गम एमपी में जाना पावा की पहाड़ियों से निकलती है, जाना पावा की पहाड़ियों से। फिर हम बात करते हैं कि इसकी कुछ सहायक नदियां आती हैं, कौन सी आएगी? सहायक नदियां, शिप्रा, काली सिंध और कुनु, ये तीन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी? शिप्रा, काली सिंध और कुनु इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलेगी, जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं। अब हम चंबल के बारे में और बात करेंगे तो ये क्या करती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनाती है। फिर हम बात करेंगे इस पर कुछ वही परियोजनाएं बनी हुई हैं। कौन सी परियोजनाएं होती है? एक तो बांध होता है और एक परियोजना होती है। इन दोनों में क्या फर्क होता है भी वो दो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बात भी पीछे की वीडियो में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 परियोजनाएं बनी है। कौन सी आती है? 4 परियोजनाएं। परियोजनाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले आता है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना, और ये कहां पर है? एमपी में बनी हुई है अभी, एमपी। फिर हम बात करते हैं, सेकंड में आएगा हमारे पास में, जब ये एमपी के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसी में हमारे पास में राणा सागर, ये महाराणा प्रताप के नाम पर बना हुआ है राणा सागर बांध या राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना। फिर इसी में आगे आती है एक परियोजना नेहरू परियोजना, नेहरू परियोजना। चौथे नंबर पे आती है इसी पे कोटा बैराज, कोटा बैराज, ये भी राजस्थान में बना हुआ है। तो यानी कि राजस्थान इस नदी पर हमें 4 परियोजनाएं देखने को मिलती है। और एग्जाम में एक बार ये चारों की चारों परियोजनाएं एक ही एग्जाम में पूछ ली गई थी कि गांधी सागर, राणा सागर, नेहरू सागर और कोटा बैराज कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। और ये तीनों के तीनों कहां पर आते हैं? राजस्थान में आते हैं अभी, राजस्थान। बहुत अच्छे प्रश्न है ये भी। फिर इसी पर हमारे पास में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी देखने को मिलता है, यानी कि जैसे चंबल और जैसे ही चुलिया, यानी कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऊंचा जलप्रपात, यह भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, कि ये जाना पावा की पहाड़ियों से होता है। यहीं से हमारे पास में मालवा का पठार भी हमें देखने को मिला था। और मालवा का पठार कैसे था? ये हमारे पास में
क्षारीय था, जिसमें से हमारे पास सिलिका की मात्रा बहुत कम थी, तो यानी कि ये कठोर नहीं था, और कठोर न होने के कारण ये नदी उस पठार से बहती है तो उसको साथ साथ में अपर्दित करने का काम करती है। अगर उसको अपर्दित करेगी तो क्या करेगी, उस भूमि को वो उत्खात बना देती है, यानी कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, जिससे वहां पर क्या होता है कि वो क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाता है। और बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वहां पर प्राचीन समय में कुछ डाकुओं के लिए प्रसिद्ध जगह भी बन गई थी। तो इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि उत्खात भूमि या बीड़ का क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है, तो वो आती है चंबल नदी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि चंबल नदी का क्षेत्र या चंबल नदी के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल नदी के क्षेत्र को उत्खात भूमि कहा जाता है। उत्खात भूमि कहते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। यह क्षेत्र अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ है। और यह क्षेत्र किसके लिए है, अभी जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये हमें पता होना चाहिए। और इस नदी में हमें क्या मिलता है, भी घड़ियाल पाए जाते हैं। इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, इसलिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है, एमपी में है, और इसी नदी पर बना हुआ है, यानी कि चंबल नदी के क्षेत्र में, या चंबल घाटी भी कह सकते हैं। चंबल घाटी का मतलब यानी कि जिस क्षेत्र को इन्होंने उत्खात बना दिया गया था, उस क्षेत्र में घड़ियाल प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र कहां पर है, एमपी, और एमपी के कौन से क्षेत्र में, चंबल घाटी क्षेत्र में। चंबल घाटी क्षेत्र, यह भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि चंबल नदी का उद्गम हमारे पास में मध्य प्रदेश के जाना पावा की पहाड़ियां से होता है, और उसके बाद में यह राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाती है। और इस नदी पर 4 परियोजनाएं भी बनी हुई है। गांधी सागर के बाद ये एमपी में है, उसके बाद राणा सागर, नेहरू सागर और कोटा बैराज। और इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। और इस नदी के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। यह क्षेत्र अनुपजाऊ क्षेत्र है, जो कि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। और इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, और घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, एमपी में और चंबल घाटी क्षेत्र में है। ये प्रश्न भी बहुत शानदार पूछा गया है। तो अब हमारे पास में इसकी कुछ सहायक नदियां भी देखी थी हमने। कौन सी देखी थी, सबसे पहले बात आती है जो इसकी सहायक नदी आई थी, शिप्रा, चंबल शिप्रा। और शिप्रा पे क्या है, अभी एक शहर आता है उज्जैन, और उज्जैन में क्या आता है, अभी महाकुंभ का मेला लगता है। ये हमें पता होना चाहिए। बस एक ही नदी हमारे पास में चंबल की मुख्य है, सहायक नदी, सहायक नदी शिप्रा। जिसके किनारे उज्जैन शहर है। उज्जैन शहर है, जहां पर महाशिष्ट कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। 4 जगह कौन सी आती है जहां पर भाई कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहां कहां पर आते हैं। फिर जैसे ये इनको अगर मैप से देखें तो कौन सी नदियों के बारे में हमने जिक्र किया है। थोड़ा सा ये मैप में यानी कि देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आता है कि चंबल नदी, ये राजस्थान, ये यहाँ पर अपना हरियाणा खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद में गंभीरी नदी आती है, फिर ये सारा राजस्थान चलेगा, और राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम जाना पावा नामक पहाड़ियों से होती है। फिर ये इधर से एंट्री करेगी, और एक जगह आती है इटावा। इटावा के पास में ये क्या करती है, अभी यमुना नदी में मिल जाती है। वो जगह कोई पूछी नहीं जाती।
ये पहाड़ी से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी आती है शिप्रा। और शिप्रा पे किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन। उज्जैन, ये हमें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में आएंगे सिंध, बेतवा और केन। यहाँ से हमारे पास में सिंध नदी से सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, ये किसकी सहायक नदी आती है? तो ये हमें पता होना चाहिए, यमुना की। फिर जो बेतवा आती है और केन नदी आती है, इनके बारे में जो बेतवा नदी है उसका एक प्राचीन नाम आता है बेतरवती। और केन नदी के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं है, सिंपल रूप से ये पूछा जाता है कि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। तो यानी कि यमुना की सहायक नदी में हमने पढ़ लिया चंबल नदी। चंबल नदी के बाद में यमुना की सहायक नदी का हम जिक्र करेंगे तो सिंध। सिंध, इससे हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये सिंध इसकी सहायक नदी है। फिर आती है बेतवा। बेतवा इसका प्राचीन नाम है, अभी प्राचीन नाम बेतरवती। बेतरवती, बस वही इतना ही पूछा जाता है। और ज्यादा जानकारी में लेने की इससे संबंधित कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इसके किनारे पर एक शहर आता है भी सांची, और भारत का सांची का स्तूप भी कहाँ पर है? वहीं पर स्थित है। यानी कि इसके किनारे पर, इसके किनारे पर सांची शहर स्थित है। जहां पर भारत के सांची का स्तूप है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे केन। केन के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। केन बस पता होना चाहिए कि सिंपल ये यमुना की सहायक नदी है। फिर हम बात करेंगे जो गंगा की सहायक नदी आएगी, सोन नदी। और सोन नदी से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। सोन नदी, अगर सोन नदी के उद्गम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होता है? इसका उद्गम, उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक कौन सी पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है? ये हमें भी आप लोग बताएंगे। यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से, पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर? पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसमें, इसके रास्ते में क्या पाए जाते हैं? अभी बालू, यानी कि पीले रंग की बालू पाई जाती है, जिस तरह से ये क्या है? अभी सोने की तरह से चमकती है। इसके रास्ते में या इस नदी में पीले रंग की बालू पाई जाती है। जिससे यह सोने की तरह चमकती है। सोने की तरह चमकती है, यह भी हमें पता होना चाहिए। एक आगे चलकर हमारे पास में एक नदी आएगी, खूनी नदी। खूनी नदी किसका नाम है? यह भी हमें, जब मैं आपको रिवाइज बता रहा हूँ कि यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी आएगी जिसका नाम आता है, जिसमें उसका उपनाम आएगा खूनी नदी। उसको खूनी नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके रास्ते में लाल मिट्टी आने के कारण उसको खूनी नदी बोला जाता है। और इस नदी के मध्य में पीले रंग की रेत आने के कारण क्या हो जाता है? ये सोने की तरह चमकती है। अभी ये नॉर्मल सी बात आएगी। और इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है रिहाद नदी। इसी की सहायक नदी आएगी रिहाद नदी। रिहाद नदी, और इस पर एक बांध बना हुआ है, गुरु गोविंद बल्लभ सागर बांध, जो कि एनजीटी की तरफ से क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा घातक सिद्ध है। उसको हाल फिलहाल में भी, यानी कि एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी है। ये रिहाद नदी, इस नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बना हुआ है। गोविंद बल्लभ
पंत सागर बांध बना हुआ है। बना हुआ है, यानी कि जो पर्यावरण की दृष्टि से घातक है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से इसको नुकसानदायक बताया जा रहा है। यह पर्यावरण की दृष्टि से सेफ नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। ये हमारे पास में दाएं ओर से आने वाली गंगा की जो सहायक नदियां थी, मुख्य रूप से यमुना, यमुना के बाद में सोन, और यमुना की कुछ सहायक नदियां जो कि हमने देखी थी कि सबसे पहले टोंस, गंभीरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, केन के बाद में सोन नदी, सोन नदी का उद्गम हमारे पास में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और ये पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी आती है रिहाद नदी, और रिहाद नदी पर एक बांध बना हुआ है गुरु गोविंद बल्लभ सागर बांध, और यह पर्यावरण की दृष्टि से सेफ नहीं है भी। इस प्रकार हमारे पास में आज गंगा नदी का अपवाह तंत्र भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हमारी वीडियो आएगी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से भी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपने यारों दोस्तों को भी बताएं कि हरियाणा के एग्जाम के लिए या एसएससी के एग्जाम के लिए जो ज्योग्राफी चल रही है अभी, ये वास्तव में बहुत शानदार ज्योग्राफी है। तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करें और अपना फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में 4 से 5 नंबर रोल अदा करती है। वो सभी एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर की वैल्यू तो भी पता ही होगा। एक नंबर अपने आप में यानी कि हजारों स्टूडेंट से पीछे कर देता है और हजारों स्टूडेंट से ही आगे कर देता है। तो आज के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो लिखना लिखवाना बने के चला के काम करे अभी तुम सब हैं? तो मैं तो हरियाणा की